नमस्कार। संकल्प परिवार के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज जिस पेपर पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका कोड नंबर 1109 है। रीट लेवल चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, दोनों के लिए मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के इस प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे और साथ साथ में इन प्रश्नों के उत्तर कौन से ये भी आपको बताए जाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य, देखो मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी हो या ना खराब ना हो, ध्यान से समझ लेना, मानसिक स्वास्थ्य की बात है। यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। आपको यहां ही देखना चाहिए था कि मेंटल हेल्थ से संबंधित पूछा गया है कि आगे प्रश्न है सत्य नहीं है। व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित प्रक्रिया, अगर व्यक्ति की संतुलित प्रक्रिया है इसका मतलब मानसिक रूप से कैसा है, स्वस्थ है। तनाव, अंतः द्वंद, हताशा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। अब अगर उसको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है मानसिक रूप से, अगर थोड़ा बहुत उसको दिक्कत है तो वो क्या करेगा, प्रक्षेपण करेगा या फिर प्रतिक्रिया का निर्माण करेगा। यहां वो किसका प्रयोग कर रहा है, रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिसे रक्षा तंत्र भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब बताओ इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब तनाव में हो, जब संघर्ष में हो, जब द्वंद्व की स्थिति में हो, जब कुंठा की स्थिति में हो, तब व्यक्ति क्या करेगा, समायोजन करने की कोशिश करेगा। उस समय मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां ये अच्छा प्रश्न था अगर आपने इस तरह को प्रश्न को सही समझा हो तो। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, कुसमायोजन संबंधित से विभिन्न प्रकार के विकारों को उनके लक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, अगर किसी में स्नायु विकार है या फिर किसी के अंदर आदत का विकार है या फिर किसी के अंदर व्यवहार का विकार है या फिर किसी के अंदर इंद्रिय संबंधी विकार है, देखो हर बात को एक तरफ समझना, इसको इंग्लिश वर्जन के आधार पर भी समझना होगा। जैसे नर्वस सिस्टम का अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है या फिर हैबिट से संबंधित किसी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो, या फिर बिहेवियर से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये एक विकार है। और या फिर किसे क्या कह सकते, इंद्रिय संबंधित किसी के अंदर विकार है तो उसे हम किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, अगर स्नायु तंत्र संबंधित विकार है तो एकांकीपन में जीवन जीने की कोशिश करेगा, नर्वस सिस्टम के अंदर है। उसके बाद आदत विकार है, जैसे हम फड़कन कह सकते हैं उसको। उसके बाद में व्यवहार विकार है, जैसे डरना, डराना या धमकाना, व्यवहार विकार। और इंद्रिय संबंधित कोई विकार है तो जैसे क्या हो सकती है, मिर्गी वगैरह आ सकती है। तो इसका BADC इसका आंसर होगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं अंगित है। देखिए, पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई थी, एक बताई थी परायत्त नैतिकता और दूसरी बताई थी स्वायत्त नैतिकता। ये पियाजे की दो अवस्थाएं हैं। अब पियाजे ने जब दो अवस्थाएं बताई है, इसमें चार अवस्थाएं दी है। तो ये जो पहली अवस्था है जिसको संक्रमण कहते हैं, इसको कहते हैं परायत्त नैतिकता कहते हैं। और दूसरी आत्म केंद्रिता का मतलब कैसी होती है, स्वायत्त नैतिकता कहते हैं। नाम ही सिर्फ चेंज किया हुआ था। तो यहां कहीं पर भी अगर ऑप्शन के अंदर 1 और 4 दिया हुआ है, ये 1 और 4 है, इसका उत्तर 1 और 4 होगा। नाम चेंज करने पर थोड़ी सी मनोविज्ञान में दिक्कत आ सकती है। आप लोगों को इंग्लिश वर्जन पर भी ध्यान रखना होगा कि इस शब्दों के अर्थ क्या हो सकते हैं, इससे आप अच्छे तरीके से पेपर को कर सकते हैं। किशोरावस्था खुशी रहित, क्या प्रश्न अच्छा पूछा गया है। खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है इसलिए कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं या फिर उपयुक्त सभी सही है। बिल्कुल उपयुक्त सभी सही है। किशोर की सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक रूप से समायोजन करने की। उसको ऐसे ही लगता है जैसे समाज में जो भी भूमिकाएं निभा रहा हूं समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, मुझे नकार रहे, ये किशोर को ऐसा लगता है। दूसरी, आवश्यकताएं भिन्न होती है, नए नए उसके अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती रहती है उसके। अगला प्रश्न है ये, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के में किसने लिखा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोर आवश्यकता से गुजरता है। ये किसने लिखा था, तो ध्यान से समझना, ये किसने लिखा था, ये अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। और एडोलसेंस पुस्तक लिखी थी, उस व्यक्ति का नाम था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल किशोर मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं और उन्होंने एक किशोरावस्था से संबंधित बात लिखी थी। यहाँ देखिए किशोरावस्था आता है तो यहाँ स्टैनले एडोलसेंस पुस्तक लिखने वाले कौन, स्टैनले हॉल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। अब की बार ये अधिगम प्रोसेस बताना है आपको, इसका सही अब व्यक्ति अधिगम कब करेगा, जब उसको किसी भी चीज की क्या होगी, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होगी किसकी, आवश्यकता है उसको भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या दिखाएगा, तत्परता दिखाएगा। अब वो तत्परता दिखाएगा और फिर उस स्थिति का ज्ञान करेगा कि ये मुझे कहां से मिल सकता है भोजन, और फिर उसके प्रति क्या करेगा, अंतः क्रिया करेगा, अंतः क्रिया करेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी में देखो, आवश्यकता के बाद अंतः क्रिया, फिर सबसे लास्ट में तत्परता। ये ऑप्शन लास्ट के अंदर तत्परता किस काम की, स्थिति बाद में, तत्परता पहले होगी या आवश्यकता पहले होगी, तो पहले क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणात्मक सेट का सही अनुक्रम बताइए। अभिप्रेरणात्मक सेट है, इसका आपको सही बताना है। देखिए, सबसे पहले क्या होती है, व्यक्ति के अंदर एक सहज प्रवृत्ति होती है, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, फिर लास्ट में जाकर के उसको क्या मिलती है, संतुष्टि मिल जाती है। यहां बीच में देखो, यहां पर संतुष्टि यहां पर आ जाती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, फिर सहज प्रवृत्ति। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सहज प्रवृत्ति सबसे पहले होती है। जब भी हम किसी ऐसी उद्दीपक के प्रति जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ऐसे कई उद्दीपक होते हैं जो एक स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं, तो उसके प्रति हम जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। लेकिन उसके बाद में हम सीखी हुई प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और फिर क्या होती है, लास्ट में अंत में संतुष्टि हो जाती है। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन, देखिए, निर्मितवाद, निर्मित का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। जैसे सामाजिक निर्मितवाद, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन है, तो यह सामाजिक निर्मितवाद दिया था किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन प्याजे का था। या अब देखिए, निर्मितवाद में क्या दिया, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल, निर्माण होता है, निर्मित से निर्माण याद रखना। अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है, बिल्कुल, इंडिविजुअल है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, केवल सूचना ही प्रसारित नहीं करते। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका इसमें मित्र की होती है, शिक्षक की भूमिका इसमें मार्गदर्शक की होती है। मार्गदर्शक और मित्र की इसमें क्या होती है, भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये बात सही बताई गई है। तो यहां उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, आंसर होगा निर्मितवाद से संबंधित। निर्मितवाद का आनुभाविक अधिगम का, मानचित्र निरूपण का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न टॉपिक आप जरूर याद करके जाना। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध क्या करवाता है, विद्यालय क्या उपलब्ध करेगा, अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है, अनुभव उपलब्ध कराता है, ज्ञान उपलब्ध कराता है। शिक्षक तो उपयोगी अनुभव उपलब्ध करवाता है ना। अधिगम से हम क्या कहते हैं, अधिगम से तात्पर्य क्या है, एक तो हम अभ्यास से, दूसरा क्या कहते हैं, अनुभव। और अभ्यास और अनुभव से व्यवहार के अंदर जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। तो विद्यालय में भी बहुत सारी बातें हम अनुभव के माध्यम से सीखते रहते हैं, तो अधिगम उपयोगी अनुभव प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन है तो सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ऐसा वस्त करने कहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, अरस्तु था। ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, देकार्ते, ये आत्मा मनोविज्ञान के समर्थक माने जाते थे। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ था तब अरस्तु को माना जाता था, लेकिन बाद में मनोविज्ञान प्रयोगात्मक हो गया और विलियम वुंट को माना जाने लगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। फिर अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाने लगा। विलियम जेम्स के द्वारा एक अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यह भी एक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की पुस्तक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा में कब पारित किया, तो राज्यसभा के अंदर 20 जुलाई को पारित किया गया। 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। फिर अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना का अगर प्रश्न आता है तो 29 अगस्त को
29 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी की गई और फिर ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। ये 2010 को लागू हो गया। राजस्थान सरकार ने इसको नाम चेंज करके कब लागू किया? राजस्थान सरकार ने लागू किया 1 अप्रैल 2011 को, है ना। राजस्थान अगर आता ऐसे अपन कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य, उसके आगे शब्द राजस्थान आना चाहिए, नहीं तो अगर ये सीधा आ जाए निःशुल्क अनिवार्य राजस्थान में, ये तो सब जगह लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो यहाँ उत्तर होगा कितने नंबर? लोकसभा में 4 अगस्त 2009 आंसर सही होगा। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगम करता है, बिल्कुल ये तो होगा ही। अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम की परिस्थिति है, लेकिन अधिगम की विषय वस्तु, लिंडग्रेन ने अधिगम की जो विषय वस्तु है उसको केंद्रीय क्षेत्र नहीं माना है। ऐसे किसी मनोवैज्ञानिक ने बताया हो तो उसको समझ लेना होगा। प्रतिरक्षा है ना, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? जिसको रक्षा युक्तियां भी कहते हैं, जिसको रक्षा तंत्र भी कहते हैं। इसका क्या है? ये जो है ना व्यक्तित्व का रक्षा कवच है ना, व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। दमन, शमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, है ना, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण, ये प्रतिक्रिया, निर्माण, प्रक्षेपण, ये व्यक्तित्व के रक्षा कवच है। जब भी व्यक्तित्व को जरूरत पड़ती है, जब भी व्यक्तित्व संतुलित नहीं होता है, तो इस रक्षा कवच के माध्यम से व्यक्तित्व को संतुलित किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है संवेग, है ना, संवेग, है ना। संवेग याद रख, संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, ऐसा संवेग कौन सा है जो सुख देता है? देखिए, करुणा, एकांकीपन, भूख या आत्माभिमान। बिल्कुल, आत्माभिमान एक ऐसा संवेग है जो व्यक्ति को सुख देता है, संतुष्टि प्रदान करता है। आपने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत अगर पढ़ा हो तो आवश्यकता अनुक्रम के अंदर मैंने ऐसा पढ़ाया था कि सासू माँ आ, जैसे सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर मानवीय, फिर आत्म अभिव्यक्ति और फिर आत्म अभिमान जिसे कह सकते हैं, जैसे संतुष्टि कह सकते हैं। तो अगर इससे आत्माभिमान का मतलब ये क्या देता है? सुख देता है, ये सुख देता है। रोजेन विग परीक्षण मापन करता, जब भी ये प्रश्न आया रोजेन विग परीक्षण का, तो ये दमन, आक्रामकता, बुद्धि या फिर किसका मापन करेगा? ये कुंठा का मापन करता है। ये कुंठा से संबंधित परीक्षण है। संवेगात्मक परिपक्वता, और फिर आता है आत्मानुभूति प्राप्त होती है। ये व्यक्ति को अगर प्यार किया जाए और उसका आदर हो और उसे स्वीकार किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मानुभूति प्राप्त होती है। संवेगात्मक रूप से जो परिपक्व लोग होते हैं, जिनकी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि उच्च होती है, वे समायोजन ज्यादा करते हैं समाज के अंदर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। ये जिसमें निम्न होती है वे संवेगात्मक रूप से समायोजन नहीं कर पाते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित नहीं करती? सीधे व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती है। तो अब इस आधार पर हमें देखना होगा शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम या अनुभव। तो यहाँ सभी है, उपयुक्त सभी जो हैं ये व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित नहीं करती है। अच्छा, करती, हाँ, नहीं हटा लेना है, यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो नहीं शब्द ऐसे बोल दिया मैंने क्योंकि ये तो सब करेगी, सामाजिक व्यवहार करेगा, मानसिक करेगा, संवेग करेंगे, अनुभव करेंगे। तो यहाँ उपयुक्त सभी राइट, जैसे करती है। हाँ, ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। इनमें से कौन सा चरण का सही क्रम है? अभी और नहीं बोल देता, उत्तर दीजिए सही क्रम कौन सा? देखिए, ब्रूनर ने बताया सबसे पहले विधि निर्माण, विधि निर्माण के बाद में जैसे प्रतिमा, है ना, प्रतिमा के बाद में फिर क्या है? प्रतीक। तो 3 वर्ष का 0 से लेकर के 3 वर्ष का बालक होगा तो विधि निर्माण, और इधर 3 से लेकर के 11 और 11 से ऊपर, याद रखना ये एक उम्र की लिमिट भी इन्होंने बताई। विधि निर्माण का मतलब किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी लेना, उसे विधि निर्माण कहते हैं। जैसे एक हाथी है, उसके 4 पैर होते हैं, ये उसका एक ढांचा है। उसके बाद में उसकी प्रतिमा मस्तिष्क के अंदर बनाना और फिर कभी देखे तो उसकी तरफ क्या करना? इशारा करना। इसे बोलते हैं एनेक्टिव। अनुप्रतीकता, ये देखो ये प्रतीकात्मक हो जाएगा, और ये प्रतिमात्मकता और ये प्रतीकात्मकता हो जाएगा। तो यहां उत्तर होगा कितने नंबर? 3 नंबर आंसर इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न है कि यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक को शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार तंग किए जाते हैं, किशोर जो होते हैं उनको अगर बार बार तंग करेंगे तो उसमें हीनता की भावनाएं आ जाएगी। सीधा सीधा और आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई घुमा करके प्रश्न नहीं पूछा गया था। अगर इस तरह से तंग किया जाएगा तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी। अभिवृद्धि के हो तो आपको क्या करना है, जी लिखना है और उसके आगे डी लिखना, जो विकास हो। 6 माह के बालक में दांत निकल रहे हैं ना, दांत निकल रहे हैं मतलब वृद्धि हो रही है, ये हो गया अभिवृद्धि। 3 माह के बालक का उल्टा पेट के बल पर लेट रहा है मतलब सीख गया, उल्टा पेट लेटना सीख गया। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु को आंखों पर केंद्रित करना, ये भी सीख गया है। और उसके बाद एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बाल उग रहे हैं, इसका मतलब वो अभिवृद्धि हो रही है। तो जी डी डी जी कहीं पर आ रहा है, जी डी डी जी ये आ रहा है। ये 2 नंबर आपको उत्तर देना था। कितना आसान सा, जिसका मापन किया जा सकता हो, है ना, जिसका क्या किया जा सकता हो, मापन किया जा सकता हो। जैसे दांत निकल रहे हैं तो इसका मापन कर सकते हैं, जैसे बालों का उगना इसका मापन किया जा सकता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको मापन नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जैसे 6 से लेकर के 12 वर्ष का समय है, उत्तर बाल्यावस्था, इसको हम कहेंगे गैंग एज कहते हैं, समूह की एज कहते हैं, समूह की एज कहते हैं। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, किसको सुलझाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ चुकी है तो उसका सुलझारा कैसे करेंगे, उसका सुलझारा करेंगे अमूर्त बुद्धि के माध्यम से किया जाता है। फिर देखिए ये है, कतिपय गतिविधियों में आप छात्रों की विभिन्न गतिविधियों के निर्देशन परामर्श हेतु उपयुक्त परीक्षण करना चाहते हैं। गतिविधियों के आधार पर सही परीक्षण का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी क्रिया है, समस्या मूलक बालकों के लिए, व्यक्ति अध्ययन और विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए। अब इस तरह की अगर कहीं क्रिया करनी है तो उसको किस तरह से क्रिया करेंगे, इसमें से कुछ क्रिया ऐसी होगी जिसको हमें बहुत आसानी से समझना होगा कि इस क्रियाओं को किस तरह से किया जाता है। मैं अभी बता देता हूं आपको। हाँ, अब देखो पाठ्य सहगामी क्रिया है। पाठ्य सहगामी क्रिया है बुद्धि, अधिगम, अभिक्षमता और अभिरुचि परीक्षण हो जाएगी। समस्या मूलक बालकों के लिए, समस्या के बालक है उनका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाए, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाए। और व्यक्तित्व अध्ययन है तो उसका बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व समायोजन परीक्षण किया जाए। विभिन्न कार्यों के निष्पादन के हेतु तो उसका मानसिक योग्यता और अभिक्षमता का परीक्षण किया जाना चाहिए। तो 4 2 पहले में 2 फिर 4 3 1, 2 4 3 1 किसमें आ रहा है, अब देखते हैं। हाँ, 2 4 3 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 3 नंबर ऑप्शन जिसने भी दिया है ध्यान से समझना कि अगर व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व संबंधित परीक्षण किसमें करेंगे, पाठ्य सहगामी क्रिया किसी के अंदर आएगी। एक समस्या मूलक बालक है तो उसका क्या किया जाएगा, अमूर्त चिंतन की क्षमता है। कैसे है, अमूर्त चिंतन किससे होगा, बुद्धि से ही के होगा, अमूर्त चिंतन होगा, ये अमूर्त चिंतन है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है, रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष संवेगिक प्रक्रिया। देखिए सृजनात्मकता के अंदर संवेगों की प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संवेगात्मक प्रतिक्रिया इसके अंदर नहीं होगी। अवधारणा को पुनर्स्थापित करने की योग्यता, केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता बिल्कुल होगी, संवेगात्मक नहीं होगी। फिर बात आती है सृजनात्मकता संबंधित है कैसे चिंतन से है, अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता होती है। ये हर बार प्रश्न आता है और हर बार हम इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन को क्या कहा जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। देखिए संलग्नता अधिगम में होती है, प्रतिपादन हो ये कोई आवश्यकता नहीं, अभ्यास है, पुनर्बलन होता है। तो यहां पर अगर ये प्रतिपादन नहीं है तो केवल 2 उत्तर जिसने भी दिया उनका सही है। प्रतिपादन होना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें संलग्नता होनी चाहिए, उसमें पुनर्बलन होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या है, देखिए नॉलेज क्या है, ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का क्या है, परिणाम है। देखो ज्ञान वो नहीं है कि संसार में प्रस्फुटित करता है, ज्ञान एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव या फिर ज्ञान एक अनुभव जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का क्या है, परिणाम है, परिणाम है। परंपरागत संबद्धता या फिर शास्त्रीय है ना, परंपरागत या कह सकते हैं अपन कैसा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पावलो के द्वारा दिया गया, पावलो के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का दिया गया। और ये आज आपके टेस्ट का अंतिम प्रश्न था, अंतर्दृष्टि पैदा करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि देखिए लिखा हुआ अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा नहीं होती है, बल्कि अंतर्दृष्टि
कैसे पैदा होती है? सूझ का विकास अचानक होता है और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज का पैटर्न किस प्रकार का था इसके बारे में भी आप जरूर बताएं, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का इसी प्रकार प्यार स्नेह बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।